हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डब्लू यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जी, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में मैं रसायन विज्ञान से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संयोजकता के बारे में बताने वाला हूँ। संयोजकता क्या होती है? रसायन विज्ञान को अगर समझना है, उसके यौगिक को समझना है, यौगिक को बनाना है, बिगाड़ना है, तो सबसे पहले हमको संयोजकता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब जाकर के आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी समझ में आने लगेगी कि संयोजकता का एक विशेष रूल है। यौगिक बनाना, यौगिक से आयन बनाना, उसको जो है कि माइनस आयन प्लस आयन बनाना, ये सब संयोजकता पर ऊपर निर्भर करता है। तो संयोजकता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं इस वीडियो में। तो संयोजकता क्या होती है, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है। यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप हमारे चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। संयोजकता क्या होता है, बैलेंसी क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बैलेंसी बोलते हैं। बैलेंसी क्या होती है? तो देखिए, संयोजकता किसी तत्व द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। तो आसान सी परिभाषा है, आप आराम से याद कर सकते हैं। किसी तत्व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कभी माइनस प्लस में नहीं होती है। संयोजकता केवल पूर्णांक इंटीजर्स में होती है, यह केवल पूर्णांक में व्यक्त किया जा सकता है, इसको फ्रैक्शन में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो संयोजकता के संदर्भ में इतनी जानकारी रही। आप संयोजकता कैसे निकालते हैं, चलिए आइए बोर्ड पर आपको समझाते हैं कि संयोजकता किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, संयोजकता क्या होती है कि कोई भी तत्व, धातु अधातु कोई भी तत्व होता है तो वो क्या करता है कि अपनी अस्थायी व्यवस्था को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं और अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं और भर करके परीक्षा देते हैं तो एक अस्थायी नौकरी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जितने भी तत्व हैं वो अस्थायी व्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अर्थात डोनेशन करते हैं या रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो तत्वों का जो रिसीव करना, ग्रहण करना, यही उनकी बैलेंसी कहलाती है। इसी के आधार पर बैलेंसी निकाली जाती है। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से उसकी बैलेंसी कितनी होती है। तो देखिए, अस्थायी व्यवस्था क्या होती है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो अस्थायी व्यवस्था हमारे पास एक है, यह चाहिए हीलियम, इसके ऊपर 0 अस्थायी व्यवस्था है, फिर हीलियम है, फिर इसके बाद नियान, 10 नंबर का नियान है, फिर इसके बाद ए आर्गन, 18 नंबर पर AR आर्गन है, फिर आपका 36 नंबर पर क्रेप्टान KR है, और इसी के बाद रेडान, जेनान, यानी जितने अक्रिय गैस हैं, जेनान, हेक्सान, जितने 0 ग्रुप में जो अक्रिय गैसों को, इनर्ट गैसों को रखा गया, सब अस्थायी व्यवस्थाएं। इन्हीं की व्यवस्था पाने के लिए ये किसी भी तत्व से कोई रिएक्शन, किसी भी पदार्थ से, किसी भी तत्व से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई क्रिया नहीं करती हैं। यह पूर्ण रूप से अस्थायी होती हैं और इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में, यानी आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं। और इन्हीं की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को या तो देता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है, या तो साझा करता है। अब हम बताते हैं कि आउट सेल्स क्या होती है, आउट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, यह इसकी बाह्य कोश है, एक पहली कोश है, और ये यस जो है वो कोश है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो भरा गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप देख सकते हैं, यही जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन कोई और दे दे, या तो इसका कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले, साझा कर ले। ये तीनों प्रकार की संयोजकता बना सकता है। ये बॉन्ड बना सकता है और इसकी संयोजकता 1 होगी। तो देखिए, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे तो इनके बीच में जो है साझेदारी के द्वारा ये सिग्मा बंध बन जाएगा। यदि हम लिथियम और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो यह प्लस और ये माइनस बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो माइनस होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे HCl, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस।
ये 3 प्रकार का आप बंध देख सकते हैं, 3 तरह का ये क्रिया हाइड्रोजन कर सकता है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। इसी प्रकार किसी भी तत्व की मैं संयोजकता एक साइड लिखता हूँ और एक साइड उस तत्व का नाम लिखता हूँ, आप आराम से संयोजकता को कवर कर लेंगे। जैसे देखिए पहले हाइड्रोजन हो गई, यहाँ संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता। देखिए हाइड्रोजन हो गया और इसकी 1H1, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। फिर अगर हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के बाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर लिथियम Li की बात करते हैं तो Li की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? निकालेगा, 3 होता है। 4 बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी? 2। 5 बोरान की संयोजकता कितनी होती है? 3। और इसके बाद बोरान के बाद B होता है। बोरान के बाद 6 नंबर पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और 4 के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाय कोष में 4 से अधिक होने लगते हैं तो 8 - n का रूल लगा देते हैं। 8 - n का रूल लगा देते हैं, n जहाँ बाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए 7 नंबर पर आपका आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाएगी। तो 8 - क्या करेंगे? 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी 4 के बाद संयोजकता घटने लगती है 0 तक। और फिर इसके बाद 8 नंबर का क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। और 9 नंबर का फ्लोरीन, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। और 10 नंबर का आपका क्या है? नियान, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। देखिए 10 तक हमने आपको संयोजकता बता दिया। अब देख लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बगल में अस्थायी व्यवस्था ये है, और इसके बाद ये जो है ये हाइड्रोजन की व्यवस्था प्राप्त करेंगे। बोरान तक हाइड्रोजन की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं, हीलियम की व्यवस्था अस्थायी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बोरान के बाद अब इधर नज़दीकी इनकी व्यवस्था नियान आ जाती है, तो अब ये नियान की अस्थायी व्यवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या कर सकता है? दोनों स्थिति इसके ऊपर 0 है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 0 पर भी आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम की भी व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। फिर इसके बाद लिथियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हीलियम की व्यवस्था प्राप्त करता है, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब जाके नियान पर आएगा, तो ज़्यादा ऊर्जा खत्म होगा। तो ऐसा ही काम नहीं करेगा, नज़दीकी इसकी व्यवस्था है तो उसको तुरंत प्राप्त कर लेगा। इसी तरह के बोरान भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर हीलियम की संरचना पाएगा, और बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम का पाएगा, और बोरान 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम का पाएगा। और कार्बन के पास दोनों कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करना और इलेक्ट्रॉन का क्या करना? त्याग भी करना। दोनों करेगा तभी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन इसके बाद जब कार्बन के बाद नाइट्रोजन पर आएंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये हीलियम की संरचना पाता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसकी संरचना पाता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, इसकी संरचना। तो इस पर क्या होता है कि 3- इस पर डबल माइनस आयन होता है, इस पर सिंगल माइनस, इस पर ट्रिपल प्लस आयन, इस पर डबल प्लस आयन, और इस पर सिंगल प्लस आयन। हाइड्रोजन पर प्लस माइनस दोनों तरह के आयन होते हैं, जैसी कंडीशन होती है वैसा ये क्रिया करता है। अब आगे संयोजकता को हम बता देते हैं आपको, कम से कम 20 तक याद रखिएगा। फिर 20 के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, बदलती रहती है, कई संयोजकताएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सोडियम 11 नंबर, इसकी संयोजकता 1 होगी। मैग्नीशियम Mg 12 नंबर, इसकी संयोजकता 2 होगी। फिर इसके बाद 13 नंबर एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। फिर 14 नंबर का जो है सिलिकॉन SI, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। अब 4 के बाद फिर संयोजकता घटेगी। 15 फास्फोरस, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और फिर इसके बाद सल्फर 16 नंबर पर क्या होता है? सल्फर होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। 17 नंबर पर क्या होता है? Cl क्लोरीन होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। और 18 नंबर पर Ar आर्गन होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। और फिर इसके बाद 19 नंबर पर पोटेशियम होता है, और इसकी संयोजकता 19 नंबर पर पोटेशियम होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। और 20 नंबर पर कैल्शियम होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे आती है। तो देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, Na होता है,
ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Na प्लस बनाता है और इसकी संयोजकता 1 हो गई। मैग्नीशियम डबल प्लस आयन बनाता है और इसकी संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके फिर इसके बगल में जो ये नियान की संरचना है इसी को ये प्राप्त करना चाहते हैं। फिर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इस पर ट्रिपल प्लस आयन होता है। सिलिकॉन जो होता है ये उप धातु है, इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, तो इस पर प्लस माइनस दोनों तरह के चार्ज आ सकते हैं। और फास्फोरस जो होता है ये अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इस पर आएगा, ग्रहण करेगा तो इसका 3 माइनस होता है। और सल्फर 2 माइनस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 0 इसकी अस्थायी व्यवस्था होती है। फिर पोटेशियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसका अस्थायी व्यवस्था पाता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके डबल प्लस आयन बनाकर इसकी अस्थायी व्यवस्था प्राप्त करता है। तो इस तरह से इसकी संयोजकता हम आपको 20 तक बता चुके हैं। अगर बायकोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 - n फार्मूला लगा करके बायकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगा करके आराम से आप संयोजकता को निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको संयोजकता पूरा समझ में आया होगा और संयोजकता आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक तो इस लाइन से हमने 20 तक लिख दिया और ये बायकोष में इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया। और लुईस बिंदु संरचना जो बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि किसी भी परमाणु के बायकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी का वह त्याग करता है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए और कितना उसको इलेक्ट्रॉन दान करना है। और ये उसको आयनिक रूप में भी हमने लिख दिया जिससे आपको पता चले कि जब उसको हम तोड़ेंगे तो प्लस आयन बनाएगा कि माइनस बनाएगा। यौगिक से जब अलग करेंगे तो प्लस बनाएगा कि माइनस बनाएगा, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हीलियम हाइड्रोजन जो होता है उसके बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के बायकोष जो कंप्लीट भरा होता है 2 इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन हम 0 यहाँ इसलिए दिखाएं क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट भर चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको छोड़ दीजिए। फिर इस लिथियम का जो है कि बायकोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। और बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5 और इसका ऑक्सीजन का 6 और फ्लोरीन का 7। नियान में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन भर जाने के कारण इसको हम 0 लिख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होता है नियान में, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने के कारण इसको बायकोष में गिना नहीं जाता है। ठीक है, फिर सोडियम का Na का 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 और एल्युमिनियम में 3। इसी तरह से आप 20 तक देख सकते हैं कितना होता है। इनकी लुईस बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन के बायकोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनको लुईस बिंदु संरचना में ऐसे हम दिखा सकते हैं। और ये देखिए आपका प्लस माइनस दिखाया गया है कि इस पर कितना आयन होता है, आप आसानी से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिखाएंगे बॉन्ड कैसे बनाएंगे, यौगिक से बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।